हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2 को देखेंगे। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को पहले देख लें। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। खाद एवं उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों, खाद और उर्वरक का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे जानेंगे बच्चों फसल चक्रण के बारे में। फसल चक्रण क्या है और फसल चक्रण का क्या लाभ है। और फिर जानेंगे बच्चों फसलों की कटाई के बारे में। तो फसलों की कटाई के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग बच्चों जानेंगे भंडारण यानी कि स्टोरेज के बारे में। फसलों को जो है अधिक फसल अगर हो जाए तो उसे भंडारण करना पड़ता है, और भंडारण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए क्या क्या नियम, किस किस नियम का पालन करना पड़ता है, इसे भी हम लोग जानेंगे। साथ ही जानेंगे पशुपालन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो उर्वरक जो है एक अकार्बनिक पदार्थ है और यह इसका उत्पादन जो है फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है और इसमें क्या क्या चीज होती है। गोबर होता है, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष का विघटन के फलस्वरूप यह खेतों में तैयार होता है। देखिए, खाद खेतों में ही तैयार हो जाता है, इनकी बनाया जाता है। और उसके बाद उर्वरक से जो है मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा प्राप्त नहीं होती। इसका एक डिमेरिट्स यानी कि इसका एक हानि यह है कि उर्वरक का उपयोग से फसल का उत्पादन तो अधिक होता है, परंतु मिट्टी की जो है इससे हानि होती है। मिट्टी को इससे ह्यूमस की मात्रा प्राप्त नहीं होती है। जबकि खाद का यह लाभ है कि खाद से जो है मिट्टी को ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है और उसका उपजाऊ क्षमता बढ़ते जाता है। और आगे बच्चों उर्वरक में पादप पोषक जैसे फास्फोरस, पोटेशियम तथा नाइट्रोजन, ये जिसे हम लोग के एनपीवी कहते हैं, प्रचुरता में होती है और ये जो है फसलों के लिए अधिक आवश्यक है, फसलों के वृद्धि के लिए। इसलिए इसमें इनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। फास्फोरस, पोटेशियम तथा नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जबकि खाद में यह पोषक तत्व जो है होती है परंतु उर्वरक की तुलना में कम होती है। उसके बाद उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग काफी आसान होता है, क्योंकि ये उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसका जो है उत्पादन, भंडारण और इसका उपयोग जो है वो काफी आसान होता है, जो बैगों में यानी कि बस्ता में पाया जाता है। और जबकि खाद जो खेतों में होता है उसका भंडारण करना या परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाना, या इसके जैसे उर्वरक को जो है हम लोग खेतों में छींट देते हैं तो इसका जो है हम लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं, परंतु खाद का उपयोग करना भी तो जो है उर्वरक की तुलना में जो आसान नहीं है, कठिन होता है। उसके बाद जो है उर्वरक मिट्टी की संरचना को बिगाड़ देता है। अगर हम लगातार उर्वरक का प्रयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे मिट्टी का जो उपजाऊ क्षमता कम होता जाएगा और आगे चलकर फसल का तो उत्पादन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और जबकि अगर हम खाद का उपयोग करेंगे तो यह मिट्टी की संरचना को सुधारेगा और जैसे जैसे खाद का हम लोग उपयोग करते जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा फसलों का उत्पादन होता जाएगा। आगे देखिए बच्चों, ये उर्वरक जो है पौधों पर शीघ्र प्रभाव डालता है, अर्थात जैसे ही हम डालेंगे तो वो उसमें फसलों में जो है बहुत जल्द से जल्द वृद्धि होने लगती है और विकास होने लगता है। जबकि खाद में वैसा नहीं होता है, वह प्रभाव तो डालता है परंतु धीमी गति से डालता है और देर से प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे फसल चक्रण क्या है और इसका लाभ क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि फसल चक्रण क्या है और इसका क्या लाभ हमें मिलता है। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं फसल चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन के बारे में। अगर किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोया जाएगा तो उससे उस खेत की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका समाधान यह है
कि बच्चों किसी खेत में फसल को बदल बदल कर एकांतर क्रम में बोना फसल चक्रण कहलाता है। अर्थात फसल को अगर हम बदल बदल कर बोएंगे तो इससे क्या होगा कि खेत की उपजाऊ क्षमता जो है बनी रहेगी। तो उदाहरण के लिए फलीदार फसलों जैसे मटर जो है एक फलीदार फसल है, तो मटर के बाद में हम लोग झकड़ा जड़ों वाली फसल जैसे गेहूं को उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी हुई रहेगी। और आगे फलीदार फसलों क्यों ऐसा होता है, फलीदार पौधों की जड़ों में जो है गांठें पाई जाती है। ये जो फलीदार पौधे हैं इसके जड़ में क्या पाया जाता है, गांठ पाया जाता है। जैसे उसको हम अगर किसी मटर के पौधे को निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसके जड़ों में जो है छोटे छोटे गांठ है, और जिसे रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। इस जो गांठ है इसके अंदर में क्या रहता है, राइजोबियम नामक एक जीवाणु रहता है। इस जीवाणु का क्या काम है, ये जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को सोख कर इसे नाइट्रेट में बदल देते हैं, और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। पौधों के लिए इस नाइट्रेट का काफी महत्व है। पौधे इस नाइट्रेट को ग्रहण करके अधिक से अधिक उत्पादन देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने जाना फसल चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन क्या है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे फसलों की कटाई। अर्थात जब फसल तैयार हो जाता है खेत में तो फसलों की कटाई आवश्यक होती है। तो फसलों की कटाई किस प्रकार से जो है परंपरागत औजारों से या आधुनिक औजारों से किया जाता है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं फसलों की कटाई के बारे में। तो बच्चों कुछ परंपरागत औजार हैं जिसके माध्यम से किसान आज भी फसलों की कटाई किया करते हैं। तो फसलों की कटाई का जो परंपरागत औजार है वो हंसुआ है। तो हंसुआ आप देखे होंगे, आपके घरों में भी हो सकता है। और अगर बड़े पैमाने पर अगर बहुत बड़े बड़े खेत हैं तो वैसे खेतों में हार्वेस्टर नामक जो मशीन है उसकी सहायता से भी जो फसलों का कटाई किया जाता है। और जब फसल की कटाई हो जाती है तो अब आवश्यक होता है कि फसल से बीजों को अलग करना। यह प्रक्रिया जो है थ्रेसिंग या दौनी कहलाता है, और इसके लिए थ्रेसर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अभी के आधुनिक समय में एक मशीन है कंबाइन मशीन। यह एक साथ दो काम करती है, फसल की कटाई भी करती है और साथ में थ्रेशिंग या दौनी का कार्य भी करती है। तो आगे है बच्चों ओसाई, अर्थात जब बीज फसल से अलग हो जाते हैं तो अब आवश्यक होता है कि बीज से छिलकों को भी अलग किया जाए। यह काम जो है ओसाई के द्वारा किया जाता है। इस कार्य को हम लोग ओसाई कहते हैं। तब बच्चों जब फसल किसान के खेत से घर में आ जाते हैं तो इस समय किसानों के लिए बहुत आनंद का समय होता है, उल्लास का समय होता है। और हमारे देश के अलग अलग जगहों में इसे पर्व के रूप में मनाते हैं। इस समय बच्चों बहुत सारे पर्व किसानों के द्वारा अलग अलग जगहों पर मनाए जाते हैं। जैसे कहीं पर मनाया जाता है पोंगल, कहीं पर मनाया जाता है वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्य, और हमारे झारखंड में बच्चों इसे नयाखानी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा फसलों की कटाई में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है और कटाई के पर्व के बारे में भी जाना। अब बच्चों हम लोग जानेंगे भंडारण के बारे में। जब अधिक फसल किसानों का जब हो जाता है तो किसान को यह सोचना पड़ता है कि आगे साल और जो आने वाले समय है उस समय के लिए भी उसे बीज को के रूप में फसल को सुरक्षित रखना है। और अगर बहुत अधिक फसल हो गया है तो उसे जो है भंडारित करना आवश्यक होता है, ताकि अगर आगे आने वाले समय में किसी कारण से अधिक वर्षा हो जाए या वर्षा ही ना हो तो जो है तो भी किसान को कोई दिक्कत ना हो। भंडारित फसल से जो है उसे आसानी से नए फसल को उत्पादन में सहायता मिल सके। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो भंडारित फसल है वो किसानों के लिए जो है आगे भविष्य में काम आने वाले जो फसल होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अब हम लोग जान लेंगे भंडारण किस प्रकार से किया जाता है और भंडारण करने का क्या नियम है और भंडारण में क्या जो फसल है वो सुरक्षित रहता है या नहीं। तो चले बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं भंडारण के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग भंडारण यानी कि स्टोरेज के बारे में जान लेते हैं। किसानों के खेतों में जो फसल होता है किसान यह चाहता है
कि फसल अगले वर्ष के बीज के लिए भी सुरक्षित रहे। और अगर बहुत अधिक फसल हो गया है तो उसे भंडारण किया जाए, ताकि आने वाले वर्षों में अगर अधिक पानी या अधिक वर्षा और सूखा पड़ जाए तो उस समय भी वह फसल किसान के काम आ सके। तो बच्चों, इसके लिए भी कुछ नियम है जिससे पालन करना जरूरी होता है। भंडारण से पूर्व जो है वो फसल को, जो अनाज को धूप में सुखाया जाता है, ताकि उसमें जो है नमी की मात्रा कम हो जाए। और फसलों में अधिक नमी रहने पर क्या होता है कि अगर नमी के साथ भंडारण किया जाएगा तो फसल में जो है कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, चूहे उसे खा जाएंगे, या जो है सूक्ष्म जीव के द्वारा उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस कारण से उसे सुखा लिया जाता है। और बीजों को इस प्रकार से जो है बड़े पैमाने पर भंडारण अगर करना हो तो उसे साइलो या भंडारण गृह में जो है इसका भंडारण किया जाता है। इन भंडारण गृहों या साइलो में सुरक्षित फसल को रखने की व्यवस्था रहती है। आगे बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन, यानी कि केवल मात्र हमें किसी कार्य से ही भोजन की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि जंतुओं से भी हमें भोजन की प्राप्ति होती है। अतः इस कारण से हमें जंतुओं को भी पालना पड़ता है। कृषि के अतिरिक्त जंतुओं से भी हमें भोजन की प्राप्ति होती है। उचित भोजन, आवास एवं देखभाल प्रदान करने के लिए जब बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है तो इसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, और हम लोगों ने जाना कि फसल चक्रण क्या है और फसल चक्रण का क्या लाभ है, और फसलों की कटाई के समय कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है, और हम लोगों ने जाना भंडारण और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में। तो बच्चों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।